शिरीष अपने ऑफिस में बैठा है। वो कुछ फाइल्स देख रहा है। फिर शिरीष एक फोन करता है। मिस्टर विपिन, प्लीज आइए। आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, इसलिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मिस्टर शिरीष, क्या मैं आपके काम पर भरोसा कर सकता हूँ? सर, आज तक हमारे किसी भी क्लाइंट को कोई शिकायत नहीं मिली है। मिस्टर शिरीष, मुझे आज रात को ही सारा काम पूरा करवाना है, क्योंकि कल से मेरे बंगले का रेनोवेशन शुरू हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आपका काम हो जाएगा। मेरे पास एक्सपर्ट लोग हैं। आप एड्रेस दे दीजिए, आज रात को ही हम सारा काम पूरा कर देंगे। आपकी फीस? आप मेरे असिस्टेंट से बात कर लीजिए, वो आपको सब डिटेल्स दे देगा। ठीक है, आप आज रात मेरे बंगले पर पहुंच जाइए। ये रही बंगले की चाबी। बाय द वे, आपके ऑफिस में लगी हुई ये पेंटिंग कुछ खास अच्छी नहीं है। मतलब रियल वाला फील नहीं आ रहा है। विपिन वहां से उठकर शिरीष से हाथ मिलाकर चला जाता है। शिरीष विपिन के इस रवैये से थोड़ा सोच में पड़ जाता है। सब ध्यान से सुनो। सबसे पहले टॉप फ्लोर के बेडरूम से शुरू करना है। अब एक एक बेडरूम में काम शुरू कर दो। इतनी सारी पोर्ट्रेट्स इतनी असली लग रही है कि ऐसे लगता है वो बोल उठेगी। लेकिन सब चेहरे डरे हुए क्यों लगते हैं? बहुत अजीब है। रामलाल, अरे रामलाल कहां है यार? बहुत अच्छा काम किया है। रामलाल, ओ रामलाल, हरिया, ओ हरिया, कहां चला गया? ये क्या हो रहा है? रामलाल, हरिया, बालू, अरे कहां हो तुम सब? अरे ये किसकी फोटो एल्बम है? ये तो मेरे कामगार लोगों की फोटो है। ये यहां क्या कर रही है? हे भगवान, यहां मेरी फोटो भी है, लेकिन क्यों? मिस्टर विपिन, आप? हाँ मैं, लेकिन मैं कोई विपिन नहीं हूं। तो आप कौन हैं? और मेरे लोग कहां हैं? मैंने सबको खत्म करके उनके पोर्ट्रेट बना दिए हैं। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बचपन में मुझे पेंटिंग बनाने का शौक था, मगर मेरी पेंटिंग्स का लोगों ने हमेशा मजाक ही बनाया। मैं जब कॉलेज गया तब एक लड़की पर मेरा दिल आ गया। मैंने उसकी एक बढ़िया पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाई और उसे प्रपोज किया, मगर उसने मुझे ठुकरा दिया और मेरी पेंटिंग फेंक दी। ये देखकर कॉलेज के सभी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। वही सोचते हुए मैं मोटरसाइकिल से अपने बंगले पर आ ही रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं तड़पता रहा और मरते हुए यही सोचता रहा कि मैं ऐसी पेंटिंग्स बनाऊंगा कि लोग दंग रह जाएंगे। और फिर उस दिन से वो पिशाच बन गया और लोगों को मारकर उनके असली सर पेंटिंग में लगाने लगा। अब मैं जो चाहे कर सकता हूं। अब तुम्हारा नंबर है। नहीं नहीं, कोई मुझे बचाओ! राहुल एक शांत और अपने आप में ही रहने वाला इंसान है। राहुल किसी से ज्यादा बात नहीं करता।
ऑफिस में काम करने वाली बहुत सारी लड़कियां राहुल पर फिदा है, क्योंकि राहुल दिखने में बड़ा ही हैंडसम है। यार कितनी नसीब वाली होगी वह लड़की जिसके साथ राहुल की शादी होगी। लेकिन ये तो घास भी नहीं डालता हमें, कहीं ये गे वगैरह तो नहीं है। सिया इसी ऑफिस में काम करती है। सिया बस अपने काम से ही बात करती है। काश मैं राहुल को अपने दिल की बात कह पाती कि मुझे उससे कितना प्यार है। देखती हूँ बच्चू, कब तक मुझे ये इग्नोर करते रहोगे। बस अब इसी संडे राहुल के घर जाऊंगी और उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। ओह, यहाँ रहता है राहुल। यहाँ कितना सन्नाटा है और आसपास कोई घर भी नहीं है। अरे मेन डोर पर ताला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राहुल अंदर ही होगा। किसी से मिलता तो नहीं है और ना ही कोई उसकी दोस्त है। अंदर जाने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। ये रहा रास्ता। शायद ये गैराज है और ताला भी नहीं है यहाँ। जब सिया को यकीन होता है कि कोई उसे देख नहीं रहा, तब वो गैराज का शटर खोलकर अंदर जाती है। उसे गैराज के अंदर एक कार दिखाई देती है। इसका मतलब राहुल घर में ही है। वहाँ पीले रंग का एक बल्ब जल रहा है। जरूर यहाँ से कोई रास्ता घर के अंदर जाता होगा। अरे बाप रे, कितनी डरावनी बिल्ली थी। अरे ये दरवाजा तो बिल्कुल खुला हुआ है। सिया को बेसमेंट में जा रही कुछ सीढ़ियां नजर आ जाती हैं। कोई है? राहुल, कहाँ हो तुम? यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? सिया को वहाँ एक बड़ा ही खतरनाक मंजर दिखाई देता है। बड़ी ही तेज लाइट्स में 3 लड़कियाँ दिखती है जिनके हाथ बंधे हुए हैं और तीनों को भी मरकर शायद बहुत वक्त हुआ है। उनकी लाशें अब सड़ चुकी हैं। हे भगवान, ये तो वही 3 लड़कियां हैं जो पिछले कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही हैं। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। मैं यहाँ से जल्द निकलना चाहती हूँ बस। तभी सिया को किसी कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आती है, मानो कोई दर्द में कराह रहा हो। ये कैसी आवाजें हैं? तो ये आवाजें इस कमरे से आ रही हैं। सिया बड़ी सावधानी से उस कमरे की तरफ बढ़ती है। वो काफी डरी तो है, लेकिन उससे अंदर क्या शुरू है वो भी जानना है। वो कमरे के दरवाजे तक आकर पहुंच जाती है। अंदर का दृश्य देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नहीं,
अंदर भी एक लड़की है जिसके हाथ और पैर मजबूती के साथ बगल वाले पिलर पर बांधे जा चुके हैं। लड़की का बदन खून से लथपथ है और एक आदमी उसके गले से उसका खून चूस रहा है। कौन हो तुम? राहुल तुम? वो शैतान राहुल ही है। उसके दांत अब नुकीले और उसकी आंखों में एक अजब सी चमक है। हाँ मैं। तुमने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी जो तुम यहाँ आ गई। राहुल तो ये है तुम्हारी असलियत। मैं बाहर जाकर तुम्हारा असली रूप सबको बता दूंगी। राहुल असल में खून पीने वाला एक पिशाच है जिसे जिंदा रहने के लिए हर रोज इंसानी खून पीना जरूरी है। बेवकूफ लड़की, यहाँ से जिंदा जाओगी तब किसी को कुछ बता पाओगी ना। नहीं राहुल, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। अगले दिन जब राहुल ऑफिस पहुंचता है तो लोग ऑफिस में रोजी की बातें कर रहे थे। कल से रोजी फोन नहीं उठा रही है। मुझे तो उसकी मम्मी डैडी का भी फोन आया था यार। कहाँ होगी रोजी? कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। अगले कुछ दिनों तक ऑफिस में रोजी की बातें हो रही थी। उसकी मिसिंग कंप्लेन भी लिखवा दी गई, पर पुलिस को रोजी का कोई पता नहीं चला। रोजी का एक फ्रेंड था समीर। समीर मन ही मन रोजी से बहुत प्यार करता था। रोजी के यूं लापता होने से वो बेचैन हो गया। समझ नहीं आ रहा आखिर रोजी के साथ क्या हुआ। कैसी होगी रोजी, किस हाल में होगी? पुलिस से तो कुछ नहीं होगा। लगता है अब मुझे ही रोजी को ढूंढना होगा। समीर ने अपने एक हैकर फ्रेंड से रोजी की लास्ट लोकेशन पता की और वो निकल पड़ा रोजी को ढूंढने के लिए। समीर राहुल के घर के बाहर पहुंचा। इलाका सुनसान था, पर फिर समीर ने राहुल को अपनी कार से घर के अंदर जाते देखा। ये तो राहुल है। ये रोजी के ऑफिस में काम करता है। कहीं इसी ने तो रोजी के साथ कुछ नहीं किया। समीर को राहुल पर शक हो गया। उसे घर के भीतर जाकर देखना था, पर वो इंतजार करने लगा अंधेरा होने का। रात के लगभग 12 बजे थे। राहुल के घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। शायद सो गया है, यही सही मौका है। समीर गेट फान कर घर के अंदर घुस गया। ये कैसी गंदी बदबू है। घर दिखने में तो साधारण था, पर फिर उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। लगता है ये आवाज बेसमेंट से आ रही है। बेसमेंट में अंधेरा ही अंधेरा था, पर अब वो बदबू बढ़ गई थी। समीर अंधेरे में लाइट का बटन ढूंढ रहा था, तभी उसके हाथ में किसी लड़की के बाल आए। समीर डर गया। ये तो लड़की के बाल हैं। कमरे में लड़कियों के बाल, हैंडबैग्स और कपड़े भी थे। इस खंबे पे रस्सियां क्यों बंधी है? ये राहुल यहां करता क्या है? राहुल, बोलिए रोजी कहाँ है? मुझे पता है वो यहीं आई थी। बोल मेरी रोजी कहाँ है? राहुल प्लीज बता दे मेरी रोजी कहाँ है। बताने से अच्छा तुझे भी उसी के पास भेज देता हूँ। क्या मतलब? राहुल ने समीर का पैर दबोच लिया। राहुल ने समीर की गर्दन में अपना दांत गाड़ दिया और उसका खून पीने लगा।
समीर भी लापता हो गया और राहुल पहले की तरह ऑफिस जाने लगा। ना जाने राहुल और कितनों की जान लेगा। ये कहानी है जमशेदपुर की। जमशेदपुर में एक झुमरी महल था जिसे लोग भूतिया महल के नाम से भी जानते थे। वहां के लोगों का कहना है कि झुमरी महल में किसी औरत का साया छत पर घूमता है। यहां तक कि लोगों को चिल्लाने की आवाज भी आती है, जिस वजह से लोग 8 बजे के बाद झुमरिया महल के आसपास भी नहीं जाते थे। फिर कुछ सालों बाद झुमरिया महल में एक घटना घटी। 3 लोग अपनी कार से जा रहे थे, पिंटू, राजू और रानी। ये लोग अपना रास्ता भटक गए। पिछले 1 घंटे से सही रास्ता ढूंढ रहे थे। रात होती ही जा रही थी। तभी राजू की गाड़ी को झटका लगा और झुमरी महल के सामने आकर गाड़ी रुक गई। गाड़ी बंद हो गई। क्या यार, पूरा प्लान चौपट कर दिया। वाओ, देखो क्या महल है। मैं तो बोलती हूँ इसी महल में रुक जाते हैं। पागल है क्या? कितना डरावना लग रहा है। फट गई क्या? मेरी 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 क्यों फटेगी? अरे चलो, यहाँ रुकना है ना, तो यहीं रुकते हैं। मुझे तो ये महल डरावना नहीं बल्कि रोमांटिक लग रहा है। ऐसे पुराने महल में रोमांस करने का अलग ही मजा है। धत। अगर अब तुम दोनों लव बर्ड्स की बातें खत्म हो गई हो तो अंदर जाकर देखें। तीनों महल की ओर बढ़ते हैं। मेन गेट से अंदर आते ही गेट बंद हो जाता है। ये देखकर पिंटू डर के मारे कांपने लगता है। तुम लोग अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये तेरा ससुराल नहीं है, ऐसे अकेले कहाँ जा रहा है? सुसु करने। वहां भी साथ आओगे क्या? जा जा। राजू और रानी एक कपल थे जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली थी। पिंटू दोनों का क्लोज फ्रेंड था। पिंटू झाड़ियों के बीच चला गया पेशाब करने। तभी उसका ध्यान सामने की ओर गया। तभी उसे दिखाई दिया कि एक परछाई छत पर घूम रही थी। अब उसका डर और बढ़ गया। वो दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गया। यहाँ महल के अंदर राजू और रानी मेन हॉल में पहुंच चुके थे। उन्हें दिखाई देता है कि पिंटू पहले से सोफे पर बैठा है। अबे कमीने, तूने तो हमें डरा ही दिया। इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गया? पिंटू कुछ नहीं बोलता है, वो वहीं बैठा रहता है। राजू और रानी महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो सोफे पे बैठा है वो पिंटू नहीं बल्कि कोई और है। सोफे पर बैठा पिंटू उन दोनों को घूरता जा रहा था। रानी, एक किस तो दे। हाथ छोड़, कोई देख लेगा। यार, यहाँ कौन देखेगा? भूल मत, यहाँ पिंटू भी है। किस विश शादी के बाद। यार कम से कम एक हक तो दे। रानी राजू को गले लगाती है। रानी की नजर पिंटू पे जाती है। पिंटू रानी को डरावनी नजरों से देख रहा था। पिंटू की आंखें लाल हो चुकी थी। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हुआ रानी? रानी पिंटू की तरफ इशारा करती है। राजू उस तरफ देखता है पर वहां कोई नहीं होता। राजू पीछे मुड़ता है तो रानी भी गायब हो गई होती है। रानी, रानी! राजू यहां वहां रानी को ढूंढ रहा है और ढूंढते हुए छत की ओर बढ़ता है। छत पर राजू की नजर रानी पर जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि राजू उसे पकड़ लेता है। तू पागल है? अभी छत से नीचे गिर जाती तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई रानी का हाथ पकड़ने की? तू मुझे डरा रही है?
रानी के शरीर में झुमरिया महल की रानी घुस गई थी। हाथ छोड़ मेरा। नहीं तो क्या करेगी, बोलना। मुझे डरा रही है आवाज बदल के। रानी ने राजू का गला पकड़ के हवा में उठा लिया। राजू का दम घुटने लगा। रानी की आंखें लाल थी, उसके बाल उड़ रहे थे और वो अब किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी। तूने इस महल की रानी का हाथ पकड़ा, इतनी गुस्ताखी। इस गुस्ताखी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। तभी छत की दूसरी तरफ से पिंटू ने जोर से चिल्लाया। राजू! पिंटू की चीख से रानी ने राजू का गला छोड़ दिया और वो खुद बेहोश हो जाती है। भाई भाई चल यहाँ से। लगता है रानी किसी काले साये के वश में है। नहीं यार, तू रुक, मैं रानी को देखता हूँ। भाई नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वो मुझे मारने वाली थी। वो तुझे भी मार देगी। वो हमारी रानी नहीं है, वो कोई और है। पिंटू डर डर के रानी के पास गया, रानी को उठाने लगा। पिंटू देखता है कि रानी सांस नहीं ले रही है। राजू देख, रानी सांस नहीं ले रही है। उस काली शक्ति ने रानी को मार दिया। पिंटू और राजू दोनों एक साथ रोने लगे। तभी छत का दरवाजा अपने आप जोर जोर से पटकने लगता है। ये देख के राजू पिंटू के रोंगटे खड़े हो गए और तभी रानी अचानक से जिंदा हो गई। मुझे बचाओ, बचाओ, वो मुझे मार देगी, मार देगी। हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तीनों एक साथ हाथ पकड़ के और डरे डरे झुमरिया महल की सीढ़ियां उतर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। वो लोग जैसे ही नीचे पहुंचे, महल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हम मारे जाएंगे। कुछ नहीं होगा हमें। मुझे पता है नीचे से एक रास्ता बाहर की तरफ जाता है। हम वहां से अपनी कार लेके चले जाएंगे। शांत रहो, शांत रहो। नहीं, वो काला साया हमें मार देगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बच सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए। पिंटू सबको महल के पिछले दरवाजे से बाहर ले जा रहा था। उन्हें पता नहीं था कि उनका पीछा काला साया कर रहा था। तीनों सही सलामत महल के बाहर पहुंच गए। तभी वो काला साया रानी के पैर पकड़ के खींचने लगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। पिंटू और राजू पीछे मुड़े बिना ही रानी को अपने साथ खींचकर कार की ओर ले गए। जैसे तैसे वो लोग झुमरिया महल के गेट के बाहर निकले। तुम लोग कार में बैठो, कार में चलाता हूं। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। झुमरिया महल से हर तरह की आवाजें आ रही थी, हंसने की, रोने की, चिल्लाने की। हर तरफ से इतना शोर होने के चलते राजू के कान से खून निकलने लगा और तभी कार स्टार्ट हो गई। हम बच गए, भगवान का शुक्र है। कार चलती जाती है। कार के साइड मिरर में दिखाई देता है महल के झाड़ियों में पिंटू की लाश पड़ी होती है। तू तो बोल रहा था तुझे कार ड्राइव करने नहीं आती है। फिर पिंटू ने अपना सर अगले दिन झुमरिया महल के पास कार एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत।